हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज की क्लास में मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 हम इस पेपर में पढ़ रहे हैं। और अभी हमारा पार्ट 1 आर्बिट्रेशन का चल रहा है। आर्बिट्रेशन क्या है? मध्यस्थम, जिसके बारे में हम देख रहे हैं। दीपावली से पहले हम इस पेपर में चैप्टर 7 तक सेक्शन 34 तक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने देखा कि मध्यस्थम सुलह अधिनियम क्या है, किस प्रकार के विवादों को इसमें लाया जा सकता है, मध्यस्थों की नियुक्ति किस प्रकार से होंगी, मध्यस्थ कौन होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, पक्षकारों के बीच करार किस प्रकार से होगा, जबकि वो वैध करार हो, लिखित में हो, और वो अपने मामलों को मध्यस्थम सुलह अधिनियम के द्वारा सुलझा सके। मध्यस्थम सुलह अधिनियम के द्वारा मध्यस्थ अपने विवादों को तब सुलझाना चाहते हैं जबकि कोई ऐसे पक्षकार हों जिनके बीच में कोई विवाद हो गया हो और वो अपने विवादों को न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर तीव्र गति से, तीव्र प्रक्रिया द्वारा अपने मामलों को सुलझाया जा सके, निपटाया जा सके, और न्यायालय में होने वाले अत्यधिक खर्च और विलंब को टाला जा सके। और इसी विलंब को टालने के लिए, इसी खर्चे को रोकने के लिए, बहुत जो ज़्यादा खर्चा लगता है उसको कम करने के लिए मध्यस्थम सुलह अधिनियम आया, जिसके द्वारा मध्यस्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा पक्षकारों के विवादों को निपटाते हैं। तो इस पार्ट 1 में आर्बिट्रेशन के बारे में अब तक हम ये देख चुके हैं कि मध्यस्थ कौन होगा, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, इसके कार्य करने की प्रक्रिया क्या किस प्रकार से होगी, मध्यस्थ दोनों पक्षकारों की बातें किस प्रकार से सुनता है, दोनों को अपनी अपनी बात कहने का, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरी तरह से मौका दिया जाता है। मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती, नियुक्ति की प्रक्रिया, मध्यस्थ द्वारा किए जाने वाले कार्य, मध्यस्थ द्वारा दोनों पक्षकारों के मामलों को सुनकर और दिए जाने वाला निर्णय यानी कि पंचाट किस प्रकार से दिया जाएगा, वो सब हमने देखा। आज की क्लास में हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, फाइनलिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि पंचाट की अंतिमता के बारे में, कि पंचाट की अंतिमता किस प्रकार से होगी, कैसे काम करेगी, इस बारे में। सेक्शन 35 में आज हम बात करेंगे फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, मध्यस्थम पंचाटों की अंतिमता। सब्जेक्ट टू दिस पार्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी final and binding on the parties and persons claiming under them respectively। यहाँ सेक्शन 35 ये कहना चाहता है कि मध्यस्थम पंचाटों की अंतिमता से मतलब कि वो फाइनल कब होगा। जैसे ही किसी मध्यस्थ ने दोनों पक्षकारों की विवादों को सुना, उनके अपने अपने तर्कों को, अपने अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद जब वो अपना निर्णय देता है, अपना पंचाट देता है, तो वो पंचाट फाइनल कब होगा, वो सेक्शन 35 बता रही है। तो यहाँ मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की धारा 35 ये कहती है कि मध्यस्थम पंचाट अंतिम होगा तथा यह पक्षकारों पर तथा उस पंचाट के अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा, उन पे ये बाउंड होगा कि जो मध्यस्थ ने उन दोनों की बातों को सुनकर जो पंचाट दिया है, जो निर्णय दिया है, वो फाइनल हो, फाइनलिटी यानी कि अंतिम हो, फाइनल हो। किसी मध्यस्थता पंचाट को अंतिमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उस पंचाट को धारा 34 जो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं के प्रावधानों के अंतर्गत चुनौती न दी गई हो, यानी कि जो हम पहले देख चुके हैं, अगर सेक्शन 34 में धारा 34 के अंतर्गत मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को अगर किसी तरह सेटिसाइड करने के लिए चुनौती दे रखी है, उसको चैलेंज किया गया है, तो सेक्शन 35 में वो पंचाट अंतिम नहीं होगा, क्योंकि अंतिम होने से पहले ही उसको चुनौती दे दी गई है। तो यहाँ पे सेक्शन 34 के प्रावधानों के अंतर्गत चुनौती न दी गई हो तब वो अंतिम होगा। फिर ऐसा पंचाट जिसे यह है उस भाग के अन्य प्रावधानों के अनुसार चुनौती नहीं दी गई है, न सिर्फ अंतिम होगा बल्कि ये पक्षकारों पर बाध्यकारी भी होगा।
कि वो आगे भी ये कह रहा है कि और अगर सेक्शन 34 में उसको चुनौती नहीं दी गई है तो फिर वो फाइनल होगा और वो बाउंडिंग भी होगा, बाध्यकारी भी होगा। क्योंकि जब आपने चुनौती नहीं दी तो उसके जो नॉर्म्स हैं, जो पंचायत में के जो अवार्ड दे रखा है, अवार्ड में जो भी बातें दे रखी हैं वो आपके ऊपर बाउंड होगा। पंचायत अंतिम होने के पश्चात तथाकथित दावों के संबंध में पक्षकारों के अधिकार तथा दायित्व मध्यस्थम पंचायत के अनुरूप निर्धारित किए जाएंगे। मध्यस्थम पंचायत के अनुरूप यानी कि जो मध्यस्थ ने फाइनल डिसीजन दिया है, फाइनल जो पंचायत दिया है, अवार्ड दिया है, उसमें जो भी पार्टीज जो थी उनका जो जो भी लाइबिलिटी फिक्स की गई है, जो जो भी उनके राइट्स बता दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करेंगे। पंचायत की फाइनलिटी का दावे की या पंचायत की अंतिमता का दावे के पक्षकारों पर कोई विधिक प्रभाव होना चाहिए, यानी कि लीगल इफेक्ट होना चाहिए। जैसे ही मध्यस्थ ने कोई पंचायत दिया है, मध्यस्थ ने जो कोई भी डिसीजन दिया है, वो दोनों पर लीगल इफेक्ट डाला जाना चाहिए। इस बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में केदारनाथ वर्सेस अंबिका प्रसाद के मामले में इस बारे में कहा कि पंचायत एक रद्दी कागज का टुकड़ा नहीं है, उसे कोई वैधिक प्रभाव दिया जाना बहुत जरूरी है। क्लियर यहाँ पे कही गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में कहा था कि भाई फाइनलिटी का मतलब ये नहीं है कि पंचायत जो फाइनल मध्यस्थ ने जो कोई भी डिसीजन दिया है, जो कोई भी पंचायत दिया है, जो अवार्ड दिया है, वो एक रद्दी का कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो लीगल इफेक्ट वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर उस पक्षकारों ने, पार्टीज ने उस निर्णय के, उस जजमेंट के, उस जो दिया है अवार्ड, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो उसका लीगल इफेक्ट पड़ेगा कि उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो सकती है। तो एक मध्यस्थम पंचायत पक्षकारों के सतत्व या हित की घोषणा कर सकता है। सतत्व यानी कि टाइटल, चाहे वर्तमान प्रेजेंट में हो, चाहे भावी फ्यूचर में हो, चाहे निहित वेस्टेड हो या समाशित हो, कंटिनेंट हो, कैसा भी हो, पक्षकारों को इसके बाद क्लियर टाइटल या उनका जो भी बेनिफिट बनता है वो सब होता है उसमें। यदि संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से अधिक है तो यह आवश्यक है कि पंचायत भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1918 की सेक्शन 17 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। फिर ये भी इसमें बात है कि अगर उसके अंदर उसकी जो मूल्य है वो 100 रुपये से अधिक है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो ऐसा व्यवस्था की गई है। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक केस में लक्ष्मण दास बनाम रमनलाल के केस में ये कहा कि है कि एक पंचायत जिसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, जिसका पंजीकरण जरूरी है और उसका पंजीकरण नहीं किया गया है तो उस पंचायत को संपत्ति के अंतरण के संव्यवहार में साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। यानी कि आपने अवार्ड ही इसलिए लिया था, आपने निर्णय ही इसलिए करवाया था जिससे कि आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांजैक्शन कर सके, प्रॉपर्टी को, संपत्ति का अंतरण कर सके, बेचान कर सके, कोई भी संव्यवहार कर सके। तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी था और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर उसको एज ए एविडेंस काम में नहीं लिया जाएगा। तो सेक्शन 35 फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बात करती है। सेक्शन 36 हम आगे देख रहे हैं इन्फोर्समेंट के बारे में, यानी कि प्रवर्तन के बारे में, कि पंचायत का प्रवर्तन यानी कि लागू किस प्रकार से होगा। तो मध्यस्थम सुलह अधिनियम कि सेक्शन 36 में, धारा 36 में मध्यस्थम पंचायत को इन्फोर्स करने के लिए यानी कि लागू करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए प्रोसीजर बता रखा है, प्रक्रिया निर्धारित की गई है और किसी पंचायत को किस प्रकार लागू किया जाएगा ये बताया गया है। तो सेक्शन 36 के अनुसार जहां एक मध्यस्थम पंचायत को अपास्त करने हेतु न्यायालय को आवेदन किया गया है वहां उस पंचायत को न्यायालय उसी तरह इंडोज यानी कि पृष्ठांकित यानी कि लिखित करेगा जैसा कि में न्यायालय की अज्ञप्ति यानी कि डिक्री हो। कोर्ट उसी तरीके से इंडोज करेगा, चैलेंज किया गया तो उसी तरीके से इंडोज करेगा जिस तरीके से किसी कोर्ट की डिक्री होती है। किसी पंचायत के प्रवर्तनीय होने के लिए दो ज़रूरी चीज़ें हैं और वो कौन कौन सी है। जब पंचायत को इस अधिनियम के सेक्शन 34 के अंतर्गत अपास्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है, यानी कि जो अभी भी मैंने जो अब वापस आपको बता रही हूँ बताया, सेक्शन 34 के अंतर्गत किसी भी पक्षकार ने ऐसे मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचायत को सेटिसाइड कराने के लिए, अपास्त कराने के लिए कोई आवेदन नहीं किया और उसका समय भी बीत गया है तो फिर अब जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो इम्पोज होगा। दूसरा, पंचायत को अपास्त करने हेतु न्यायालय को आवेदन किया गया है तथा आवेदन न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है। ये दूसरी बात भी है। पहली बार में तो आपने सेटिसाइड कराने के लिए कोर्ट में किसी तरह की कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी,
सेकंड ये कह रहा है कि अगर एप्लीकेशन दी थी सेटिसाइड कराने के लिए तो वो रिजेक्ट हो गई है, वो खारिज हो गई है, अस्वीकार हो गई है। तो जैसे ही अस्वीकार हो गई है तो जो मध्यस्थ ने जो पंचाट दिया था, मध्यस्थ ने जो अवार्ड दे रखा है, उस अवार्ड को इन्फोर्स किया जाएगा। तो ये दो बातें हैं। इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाती है तो पंचाट को लागू कराया जा सकता है, इन्फोर्स कराना पड़ेगा, उसको लागू कराना पड़ेगा। न्यायालय उस पंचाट को वही सीपीसी के सिविल प्रोसेसर कोड 1908 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसी प्रकार लागू करेगा जैसा कि वे सिविल न्यायालय की डिग्री को करता है। जैसे कोर्ट कोई आदेश देता है या कोई जजमेंट देता है और फिर उसको लागू कराने के लिए जिस तरीके से डिग्री का काम होता है, उसी तरीके से मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को भी उसी प्रकार से कोर्ट लागू करवाएगी। अतः प्रत्येक मध्यस्थम पंचाट में अज्ञाप्ति की समस्त विशेषता विद्यमान होनी चाहिए। अज्ञाप्ति यानी कि डिग्री की सभी चीज़ें होनी चाहिए। मौखिक पंचाट ओरल अवार्ड को प्रवर्त इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। लेकिन ये जो कोई भी हम ये जो सारा प्रोसीजर पढ़ रहे हैं सेक्शन 35 36 में, ये सब लिखित में होना चाहिए। लिखित में ही आर्बिट्रल अवार्ड होना चाहिए, तभी उसको प्रोसेस में लाया जाएगा। अगर वो लिखित में नहीं है तो उसको प्रोसीजर उनको फॉलो नहीं कराया जा सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 35 फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में और सेक्शन 36 इन्फोर्समेंट के बारे में कहता है। सेक्शन 35 पंचाट की अंतिमता के बारे में और सेक्शन 36 लागू करने के बारे में कहता है। और दोनों ही इसमें एक बात यहाँ पे ये कहती हैं कि जब सेक्शन 35 में फाइनल हो गया है तब उसको सेक्शन 36 में इन्फोर्स कराएंगे। लेकिन सेक्शन 35 36 दोनों ही तब काम करेंगी जबकि वो सेक्शन 34 में किसी भी पक्षकार ने ऐसे दिए गए पंचाट को सेटिसाइड कराने के लिए, अपास्त कराने के लिए किसी तरह का कोई भी आवेदन नहीं किया है। जब सेक्शन 34 के किसी भी तरह कोई प्रोसीजर काम में नहीं ली गई है तब सेक्शन 35 36 आगे काम करेंगे। आगे की क्लास में हम सेक्शन 37 से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।